हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम ले रहे हैं आज जिसमें हम विल कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फ्लैट स्ट्रिप ऑफ विड्थ ए एंड नेग्लिजिबल थिकनेस कैरिंग ए करंट आई। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, फ्लैट स्ट्रिप दिया हुआ है, इसको हम लॉन्ग मान रहे हैं और हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं एट ए पॉइंट पी विच इज़ एट ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्ट्रिप अलॉन्ग इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लें और इसका सेंटर ओरिजिन पर मान लें, एक्स वाई प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लें, तो जेड एक्सिस पर हमने कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लिया है, उसका डिस्टेंस वाई एज्यूम कर रहे हैं और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब फ्लैट स्ट्रिप जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसको आप लोग किस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं? अगर हम एक फ्लैट स्ट्रिप बनाना चाहें तो कैसे विजुलाइज किया जा सकता है इसको? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप बहुत सारे लॉन्ग वायर्स विड्थ ए में पास पास रख दीजिए, ए विड्थ में बहुत सारे लॉन्ग वायर्स को इस तरीके से पास पास रख दीजिए सो दैट दे आर टचिंग ईच अदर, तो इस तरीके से ये प्लेट बिहेव करेगी। तो अगर हम इसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस प्लेट को लॉन्ग वायर्स में, स्मॉल स्मॉल थिकनेस के लॉन्ग वायर्स में डिवाइड कर दिया जाए और हर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके इंटीग्रेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने फिगर में एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा एलिमेंट डी एक्स कंसिडर किया है। बेसिकली ये क्या हुआ, आपका एक वायर हो गया जिसकी थिकनेस डी एक्स है। तो यहाँ पर हम सिचुएशन इस तरीके से ले रहे हैं कि मैंने x इक्वल टू 0 इसकी सेंटर लाइन को मान लिया है और ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंटर लाइन x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कंसीडर किया है dx। इसमें करंट I आप मान सकते हैं कि पेज के बाहर की तरफ आ रहा है। अगर मैं ऊपर से देखूं तो हम इससे, जैसे साइड से अगर हम देखें तो करंट बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो मैं इसका साइड व्यू बना रहा हूं, आप सामने से देख रहे हैं अगर, तो सामने से करंट आपको बाहर आता हुआ दिखेगा। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर अगर दो वायर हमने कंसीडर किए, एक यहाँ पर करंट डी आई फ्लो हो रहा है, इसकी थिकनेस डी एक्स है, और दूसरे वायर में करंट डी आई फ्लो हो रहा है और ये दोनों करंट बाहर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट P, इसके सेंटर से वाई डिस्टेंस पर दे दे पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर इन दोनों वायर्स की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए ज़रा किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है ऐसे केस में कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अगर मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर ये P पॉइंट से एंगल अल्फ़ा बन रहा है दोनों तरफ, तो अल्फ़ा की लिमिट अगर हम देखना चाहें तो माइनस थीटा टू प्लस थीटा होगी। थीटा वहाँ पर होगा जहाँ पर कि ये जो x डिस्टेंस हमने लिया है, ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2 एट थीटा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो वैसे केस में टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा विल बी इक्वल टू a/2 डिवाइडेड बाय वाई, a/2y, ये टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो अल्फ़ा की हम लिमिट लगाएंगे फ्रॉम माइनस थीटा टू प्लस थीटा। इसका मतलब पूरा एक्सप्रेशन हम थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे और केवल एक अननोन आना चाहिए थीटा, और यू कैन से अल्फ़ा, बिकॉज यहाँ अल्फ़ा वेरी कर रहा है। तो अल्फ़ा की टर्म्स में सारा एक्सप्रेशन आएगा और अल्फ़ा में हम लिमिट लगा देंगे फ्रॉम माइनस थीटा टू प्लस थीटा, तो पूरी स्ट्रिप कवर हो जाएगी। ओके, यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। डी आई करंट अगर हम देखें तो कितना होगा, आई करंट ए लेंथ में जा रहा है, तो आई डिवाइडेड बाय ए, ये करंट पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, इनटू डी एक्स कर देंगे तो ये डी आई करंट आ जाएगा आपके पास। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बच्चों डायरेक्शन ही है। डायरेक्शन देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट किस तरीके से है। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक वायर लिया 1 और यहाँ पर ये दूसरा वायर है 2, पॉइंट P इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। 1 की वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी, और 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड dB इस तरफ आएगा। ये देखना आपको आ ही गया होगा। क्या करते हैं, 1 वायर लिया, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, अगर हम थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें
तो फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज कर लूँगी, तो एंटी क्लॉकवाइज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी इसके चारों तरफ। इस एंटी क्लॉकवाइज में पॉइंट P की लोकेशन 1 के रेस्पेक्ट में, पॉइंट P की लोकेशन 1 के रेस्पेक्ट में जिस तरफ है वहाँ पर हम ये पॉइंट P कंसीडर कर लें और इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो ये dB आ गया ड्यू टू 1। इसी तरीके से अगर आप 2 की वजह से निकालेंगे तो मैं यहाँ पर पॉइंट 2 अगर कंसीडर करता हूँ वायर, और इसके चारों तरफ भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की जाए तो एंटी क्लॉकवाइज ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी, क्योंकि इसमें भी करंट बाहर की तरफ ही आ रहा है। और इसमें पॉइंट P की लोकेशन 2 के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो 2 के रेस्पेक्ट में P की लोकेशन आपको दिखाई दे रही है अल्फा एंगल पर सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हुए इस तरीके से। तो 2 के रेस्पेक्ट में P की लोकेशन अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरफ आ रही है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो नीचे की तरफ dB आ जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने सेकंड वाले के लिए नहीं बनाया होता तो सेकंड वाले के लिए आप शायद dB बिना बनाए इस तरफ ले लेते ऐसे करके, और अगर आपने ऐसे ले लिया होता, क्योंकि 1 की वजह से इधर आ रहा है तो लगता है 2 की वजह से इधर आएगा, और अगर आपने ऐसा ले लिया होता तो जो कंपोनेंट एक्चुअली कैंसिल होने चाहिए उनको आप ऐड कर देते, और जो ऐड होने चाहिए उनको आप कैंसिल कर देते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें ये समझें कि हम जब तक दोनों वायर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाकर नहीं देखेंगे तो हमारे एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इस केस में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अगर ये एंगल अल्फा है तो इसके कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं और कौन से कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा dB cos अल्फा, dB cos अल्फा। तो मैं dB cos अल्फा निकाल कर इसको -θ से +θ तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ। dB आपको लॉन्ग वायर की वजह से पता ही है कितना होता है, μ0/2 पाई DI डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, वेयर R इज डिस्टेंस फ्रॉम वायर टू पॉइंट P। अगर आप R डिस्टेंस देखना चाहेंगे तो कांस्टेंट की टर्म्स में यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, R चेंज हो रहा है, अल्फा चेंज हो रहा है, Y चेंज हो रहा है, X चेंज हो रहा है। तो Y कांस्टेंट है और अल्फा की टर्म्स में हमें लिखना है, तो हर एक्सप्रेशन को हम Y और अल्फा की टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, Y कांस्टेंट और अल्फा वेरिएबल। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहेंगे तो R को क्या लिखा जा सकता है, R कैन बी रिटन एज Y sec अल्फा। तो μ0 डिवाइडेड बाय 2 पाई R विल बी इक्वल टू Y sec अल्फा। तो μ0/2 पाई DI की जगह पर कितना आ जाएगा, I/A इंटू DX, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एंड R कम्स आउट टू बी Y sec अल्फा। अगर आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, dB cos अल्फा का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड विड्थ के अलॉन्ग होगा। dB cos अल्फा दैट इज इक्वल टू μ0/2 पाई I/A Y sec अल्फा इंटू DX cos अल्फा। यहाँ पर बच्चों एक x और हमारे पास फंस रहा है, इसको हमें अल्फा की टर्म्स में अगर लिख लें तो बाकी सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। और x को अल्फा की टर्म्स में लिखने के लिए अगेन हम y यूज़ करेंगे, क्योंकि y कांस्टेंट है। तो tan अल्फा हमें दिखाई दे रहा है कितना होगा, x डिवाइडेड बाय y, डिफ्रेंशिएट करने पर y sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा विल बी इक्वल टू dx। इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो b हमारे पास आ जाता है μ0/2 पाई I डिवाइडेड बाय Y sec अल्फा इंटू DX की जगह पर Y sec स्क्वायर अल्फा D अल्फा cos अल्फा। तो आप देख सकते हैं cos अल्फा को अगर मैं नीचे ले जाता तो sec स्क्वायर अल्फा बन जाता, और ऐसे केस में Y कैंसिल हो जा रहा है और sec स्क्वायर अल्फा भी कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब केवल आपके पास जो बचेगा यहाँ पर वो B इक्वल टू μ0/2 पाई बचेगा, I बच रहा है, नीचे एक A और था AY sec अल्फा, A हम यहाँ पर मिस कर रहे थे, A को और लिख देते हैं, A हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, ऊपर से आप देख सकते हैं। तो μ0/2 पाई I/A एक्सप्रेशन में फर्स्ट वाले में देखिए आप इक्वेशन 1 में, एंड
डी अल्फ़ा केवल आपका ये बचा, इसको अगर मैं माइनस थीटा टू प्लस थीटा इंटीग्रेट कर दूँ तो ये आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर B इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई I बाई A एंड डी अल्फ़ा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा एंड थीटा माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा इंटू 2 थीटा। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है। इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें 2 से 2 और कैंसिल हो जाता है और B की वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट I अपॉन पाई A इंटू थीटा। थीटा कैन बी रिटर्न एज, यहाँ से हमने देखा था टेन थीटा कितना था A अपॉन 2y, तो थीटा कैन बी रिटर्न एज टेन इनवर्स A डिवाइडेड बाय 2y। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन देखने के लिए अगर हम अगेन राइट हैंड थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें और फिंगर्स को P पॉइंट की तरफ रखें, अगर हम डायरेक्शन देखना चाहते हैं ऐसे केस में, तो डायरेक्शन देखने के लिए प्लेट के केस में आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब अलोंग करंट, और ये विड्थ के परपेंडिकुलर होगा। विड्थ के परपेंडिकुलर किधर होगा, बस ये आपको देखना है। तो राइट हैंड थंब अगर अलोंग करंट रखें एंड फिंगर्स टुवर्ड्स P, then curling of fingers at P, curling of fingers at 90 डिग्री आप कर्ल कर लें अगर, will represent direction of magnetic field, direction of B। इसमें आप जो है वो सीधे सीधे नीचे वाला जो वायर है, पॉइंट के नीचे वाला वायर, राइट हैंड थंब अलोंग करंट ले लें। इसको कंसीडर करने के लिए आप कौन सा पॉइंट ले लें, वायर बिलो पॉइंट P कैन बी कंसीडर्ड टू चेक डायरेक्शन। आई मीन टू से आपको जो वो थंब लेना है राइट हैंड थंब, वो राइट हैंड थंब आप कौन से वायर के लिए मान लें, जो P पॉइंट के जस्ट नीचे परपेंडिकुलरली नीचे पॉइंट आ रहा है, उस वायर के अलोंग आप थंब रखें, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ करें और 90 डिग्री कर्ल करें, तो जो कर्लिंग की डायरेक्शन होगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी उस पॉइंट पर। इस पर बेस्ड डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। एक चीज़ आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें y टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूँ, y को अगर मैं बहुत लार्ज कर दूँ, अगर y को आप बहुत लार्ज कर देंगे, यानी y जो है वो a के कंपेरिजन में अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो y अगर a के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट जो स्ट्रिप है ये एक लॉन्ग वायर की तरह ही बिहेव करेगी। ऐसे केस में आपका जो एक्सप्रेशन आया है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन पाई A इंटू टेन इनवर्स A बाई 2y, तो ऐसे केस में y जब बहुत लार्ज हो जाएगा तो एंगल अल्फ़ा आप देख सकते हैं। ऐसे केस में एंगल अल्फ़ा अगर आप y को बहुत लार्ज लेते चले जाइए तो एंगल अल्फ़ा विल बी वेरी स्मॉल, और एंगल जब अल्फ़ा स्मॉल हो जाता है तो टेन थीटा या टेन अल्फ़ा कैन बी रिटर्न एज अल्फ़ा। सो दिस कैन बी रिटर्न एज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई पाई A इंटू A अपॉन 2y। A कैंसिल हो जाता है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई I अपॉन y, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। एंड दिस इज़ फॉर लॉन्ग वायर, ये आपको पता ही है। अगर I करंट फ्लो हो रहा हो तो लॉन्ग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो यहाँ पर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट कि इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान रखें तो अच्छा होगा। कुछ चीज़ें अगर आपको याद रहती हैं और उनका डायरेक्ट अगर आप एप्लीकेशन कर पाते हैं तो एग्ज़ाम्स में आपको बाकी लोगों से एडवांटेज रहता है। अगर इस पर बेस कोई प्रॉब्लम आ गया और वहाँ आप पूरा का पूरा प्रूव करने लग गए तो आपका जितना टाइम वेस्ट होगा उसमें बाकी बच्चे आप लोगों से आगे निकल जाएंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ चीज़ें जो याद रखने की हैं उन्हें याद ही रखा जाए। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपके लिए एडवांटेज रहेगी। आई होप समझ में आ गया होगा।
फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव